Hello students. So today we are discussing, this is our part 3 students, part 3. ओके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आपने होप पार्ट 1 और 2 अच्छे से किए हैं. उनमें हमने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे और साथ साथ हम लास्ट में एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट भी डिस्कस करते हैं. ओके सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ए लेड बॉल एंड ए स्नो बॉल. एक लेड बॉल है आपकी और एक स्नो बॉल है ऑफ आइडेंटिकल रेडियस, सेम रेडियस की, यानी कि दोनों स्पेयर सेम रेडियस के हैं. रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इन ए वैक्यूम, एक हाइट से उनको वैक्यूम में गिराया गया. द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड विल बी. तो बताइए ग्राउंड तक पहुंचने में उन्होंने कितना टाइम लिया. तो पहले बताइए स्टूडेंट्स आप, देन आई टेल यू. ओके देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए. इसने बोला है वैक्यूम, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है. ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सटर्नल अफेक्ट इस पे काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो बेटा जब भी वैक्यूम हो तो हमेशा ध्यान रखना दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, एक्जैक्टली इक्वल टाइम पे. ठीक है, एक्जैक्टली इक्वल टाइम पे. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए. होप सब बच्चों ने ठीक ऑप्शन लगाया होगा. ओके सो क्लियर हो गया. जब भी वैक्यूम में हम किसी भी, अगर सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ मेरे पास एक स्टोन है और एक रबर है, कागज़ टुकड़ा है, अगर मैं वैक्यूम में उनको भी गिराती हूँ तो वो भी सेम हाइट पे नीचे जाएंगे, सेम टाइम लेंगे नीचे जाने में. ठीक है, और मैं आपको ध्यान हो मैंने क्लास में भी आपको ये करके दिखाया था एक हाइट पे. चलिए सो लेट्स स्टार्ट नाउ. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज. हाँ जी, बॉडी का वेट बताइए अर्थ के सेंटर पे. बोलिए, सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा. मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आपके कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से किया है. ठीक है, सारे बच्चों को अच्छे से बताना है. ठीक है, और आई ऑलरेडी सेंड दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज टू यू. मैंने पहले ही आपको भेजा हुआ है ये, तो आपको अब तक तो सोल्व कर देना चाहिए था. दिस इज द सॉल्यूशन बेटा. सो बेटा देखिए, जो अर्थ का क्या होता है, सेंटर होता है. तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है. अगर g आपका 0 हो जाएगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेंटर पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो इसलिए वेट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो दिस इज ऑप्शन ए करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज डबल. ऐसा क्वेश्चन देखो, आपको याद हो मैंने फर्स्ट पार्ट जब आपसे डिस्कस किया था तो उसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया था. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं दो बॉडीज़ के डिस्टेंस को क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, तो फोर्स बताइए क्या हो जाएगा. तो यू ऑलरेडी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, हमें पता है. और अगर मैं इसको डबल कर दूँ, ठीक है चलिए करते हैं. सो इफ़ दिस इज डबल इट मीन्स 2r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4r स्क्वायर. तो देखिए फोर्स कितना हो गया, 1/4. कितना चेंज आ गया फोर्स में, 1/4. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल. ओरिजिनल का कितना हो जाएगा ये फोर्स, 1/4 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स. समझ गए. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग टू अस 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू. ऐसा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, याद आया सभी को. 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम वेट कितने का बोला था, 9.8 न्यूटन की. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट ऑन इट्स सरफेस विद ए फोर्स ऑफ. अर्थ एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है. ठीक है, और वो एक सरफेस, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ. अगर हम ये कहें कि अर्थ की सरफेस पे 1 kg की बॉडी रखी हुई है तो अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाएगी. तो बताइए कितना फोर्स लगाएगी, इसको निकाल के देखते हैं. चलिए ओके सो सी स्टूडेंट्स, अभी जो मेरा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है ये. मास अर्थ का कितना होता है, 6 × 24, 10 की पावर 24. अब बॉडी का मास कितना है, 1 kg.
अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये कितना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जब हमें वैल्यू मिलेगी देन व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 9। चलो इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन सोल्व, मैंने इजीली कराया हुआ आपको। तो 9.77 दैट इज 9.8 न्यूटन। तो कितना मिला आपको 9.8 न्यूटन। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन में हो गया आपका ये वाला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू की बात कर रहा है बेटे, किसकी बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है। तो बताइए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ कम होती, कहाँ जा, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं देन हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इज लेस्ट ऑन पोल, लिस्ट ऑन पोल्स। ऑप्शन बी इज इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर, सेम एट द इक्वेटर एंड द पोल्स। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ओके, तो चलिए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दिस इज अवर अर्थ, इस तरीके की क्या होती है हमारी अर्थ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप इसको अच्छे से इलिप्टिकल शेप में बनाइएगा। सो ये हमारा पोल्स होते हैं एंड दिस इज अवर इक्वेटर एंड यू नो वेरी वेल जी इज इक्वल टू GM बाय आर स्केयर, यानी कि जो ग्रेविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है बेटा, आर स्केयर की। ओके, सो देखिए ये तो किसके, ये कौन है, पोल्स हैं, ये कौन है, इक्वेटर है। तो आप बताइए, मान लीजिए इक्वेटर की रेडियस है RE, पोल्स की रेडियस है RP। तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन बड़ी है या ये वाली लाइन बड़ी है, तो आपको अलग से पता चल रहा है RE इज ग्रेटर देन RP। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और आप ध्यान से देखिए, अगर रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी एंड इफ रेडियस इज डिक्रीज देन ग्रेविटी इज इंक्रीज। ओके, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट केस, तो RE क्या है आपका, ग्रेटर है, सो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी आपकी, लेसर। एंड एट RP पोल्स पे रेडियस क्या है आपकी, कम है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इट मीन्स ये हुआ G इज मैक्सिमम एट पोल्स। G कहाँ मैक्सिमम होगा, पोल्स पे, एंड G इज मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, वेरी गुड। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, G इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड G इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो स्टूडेंट्स हियर आर द ऑप्शन, अब चेक करिए। आपको बतानी है जी की लिस्ट एंड पोल्स। क्या पोल्स पे कम वैल्यू थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पोल्स पे तो ज़्यादा थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो क्या ये इंक्रीज होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। सो इट इज लिस्ट ऑन द इक्वेटर, यस ये करेक्ट है, इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर पोल्स पे इक्वल होती ही नहीं है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मास के, मून की सरफेस पे आके गिरते हैं, तो व्हाट वुड हैपन, आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए अंडरगो चेंज इन द इनर्शिया, क्या उनकी इनर्शिया में कोई चेंज हो जाएगा। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्या उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। हैविंग द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, क्या उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। या एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, या वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। बताइए बेटा क्या होगा। ओके, सो बेटा आपने कर लिया ये क्वेश्चन ट्राई। सो इसका आंसर होगा हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेट मी एक्सप्लेन कैसे होगी। सो हियर यू कैन सी, देखिए बेटा, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द मून और यहाँ पे आपकी दो बॉडीज ऐसे आके गिरती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडीज सेम मास की हैं, नीचे आके गिर रही हैं, तो आप ये बताइए स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 0,
एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा g। तो अगर हम दोनों की वेलोसिटी को चेक करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, a की जगह क्या पुट कर देंगे gt। तो ये इस मास की बॉडी की भी यही वेलोसिटी होगी, अगर मैं इस मास की बॉडी पे निकालूंगी तो इसकी भी यही वेलोसिटी होगी। सो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा बेटा। तो साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहिए और समझते रहिए, जितना आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। द प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। अगर आप लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डालते हो और प्रेशर इफ़ यू वांट टू फील, तो आप मुझे बताइए किसी भी लिक्विड में, किसी भी पानी में या किसी भी तरीके के लिक्विड में प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर, लिक्विड के नेचर पे, कंटेनिंग जो वेसल है, जो बर्तन है जिसमें लिक्विड है उसकी शेप पे, द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उस डेप्थ पे, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट पे, किस पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा। देखिए लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, डेप्थ पे भी डिपेंड करेगा, आपको ऑलरेडी पता है मैंने करा रखा है, और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेगा। सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप की, वेसल की शेप पे, यानी कि आपने कैसा कंटेनर ले रखा है, इससे लिक्विड के प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर टू यू ऑल कि आपने कैसा वेसल ले रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द, ठीक है, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, मास ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, नन ऑफ दीज। जी की वैल्यू इनमें से किस पे डिपेंड करती है, क्या जो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा, या जो बॉडी है उनके साइज पे डिपेंड करेगा, या बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। देखिए बेटा, जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता है जी क्या है आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी जी बाय जी इच। ठीक है, तो हमें इन दोनों की क्या निकालनी है, इस क्वांटिटी की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखिए जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इस जी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना। ठीक है, तो देखिए मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा न्यूटन मीटर। ठीक है, और देखिए क्योंकि किलोग्राम स्क्वायर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा और सेक का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्योंकि न्यूटन है, और न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा बताइए, न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है ना, फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, और इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको। तो मैं इसकी जगह अगर पुट कर तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में ये वाला सेकेंड स्क्वायर, और अपोन में आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा मीटर बाय किलोग्राम। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, हाँ जी एक मिनट रुकिए, आई थिंक हाँ जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था। ओके, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर बाय पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन को हमने किस में लिख दिया, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर ये है, तो ये से कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ गया मीटर पर किलोग्राम। ठीक है, तो मीटर पर किलोग्राम आया है, तो आई थिंक अच्छा बेटा एक हमसे छोटा सा गड़बड़ हुआ है कि जो हमारा ये हमने यूनिट पुट किया है, ठीक है, तो एक हमारा एम यहाँ भी था, ये हमने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है। अगर हम इस एम को भी लेंगे तो आपका आएगा मीटर स्क्वायर बाई
पर किलोग्राम। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने लिखा है ना, ये तो किसके लिए लिखा है, ये सारा न्यूटन के लिए लिखा था। ओके, एक बार आप देख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहीं पर भी यूँ नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक बार मैच था, कॉलम भी मैंने आपको भेजे थे, ये भी कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा? ओके, तो मैच इट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होती है? बच्चे आप बताते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, आप बताओ भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना काम हो गया, आप लोगों को कितना आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ऐसे तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटे? न्यूटन। तो ये क्या आ जाएगा? ए का अपना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जी, बड़े वाले जी की वैल्यू बताइए। हाँ जी बोलो, वेरी गुड। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सारा आपको? गुड। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल मास। सो ग्रेविटेशनल मास की क्या यूनिट हो जाएगी बेटा? मास की क्या यूनिट होती है? किलोग्राम, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा? किलोग्राम। देन ग्रेविटी, ग्रेविटी तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ही होता है। इसकी यूनिट हो जाएगी अपनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अवर ऑप्शन डी। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, पास्कल को आप क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर पार्ट डी। तो सबको समझ आ गया? लेट मी रिपीट। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ग्रेविटेशनल मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूटन, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फिलअप भी साथ साथ, ठीक है। देखिए बेटा, फर्स्ट फिलअप क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट डैश एंड मैक्सिमम एट डैश। बेटा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, लेट आई शो यू अगेन। यस, दिस आई ऑलरेडी डिस्कस यू बेटा। आपको पता है दैट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अर्थ हमारा क्या है? एक एलिप्टिकल पाथ की बॉडी है। तो देखिए दिस इज अवर पोल्स। तो पोल्स की जो रेडियस होती है वो कम होती है और इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होती है। बट यू ऑलरेडी नो इफ आर इज मोर, आर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, आर कम होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। सो इक्वेटर के लिए बिकॉज रेडियस इज मोर सो ग्रेविटी इज लेस। तो जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। मिनिमम कहाँ होगी? इक्वेटर। और मैक्सिमम कहाँ रहेगी? पोल्स पे। समझ आ गया? तो अब आप बताइए उसमें फिलअप में क्या आएगा, बताइए बच्चे। ओके बेटा बताइए। तो इसमें आ जाएगा इट इज मिनिमम। मिनिमम कहाँ थी आप खुद बताइए? इक्वेटर। मिनिमम कहाँ थी? इक्वेटर पे। और मैक्सिमम कहाँ थी बेटा? पोल्स पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, मज़ा आ रहे हैं। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर दें? डबल कर दें। आर इज डबल बेटा। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा? ये भी हमने डिस्कस किया था। चलिए आई शो यू। ओके बेटा देखिए, इफ़ आर इज बिकम 2r, अगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? Gm1 m2 बाय 2r का स्क्वायर। तो बाकी सारी टर्म्स को लीव करते हैं अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 1/4r स्क्वायर, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। काफ़ी बार इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बेटा मेरे को ये है कि अब तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके। सो बेटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? बोलिए बेटा। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे नियर टू 0 होती है, फाइनली कभी भी 100% 0 नहीं होती, अप्रोक्सीमेट नियर टू 0 होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। इट इज द डैश फोर्स दैट मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर लाइटर। वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स लाइटर फील करते हैं? तो यू ऑलरेडी नो
इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए बेटा? ओके। सो नेक्स्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सैटेलाइट है जब अर्थ के अराउंड मूव करता है, ओके, तो इसका हो जाएगा आपका ग्रेविटी। तो फॉर ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। जिस भी प्लेनेट की जो भी ग्रेविटी होती है उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम ट्रू फॉल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये भी छोटा सा ही पार्ट है, फिर यूँ है कि हमारे जो MCQ ट्रू फॉल्स और जैसे क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। क्या जी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज फॉल्स। मास इज मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा हुआ है ना लैब में, फिजिक्स लैब में मैंने आपको दिखाया था। क्या वो स्प्रिंग बैलेंस मास को मेजर करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। ये मेजर करता है वेट को। बॉडीज फॉलिंग अंडर ए ग्रेविटी हैव नो वेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कि उसका कोई वेट ही ना हो। ठीक है, ओके। जस्ट ए सेकेंड बेटा। बॉडीज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हैव नो वेट। ओके बेटा, तो दिस इज ट्रू बेटा, दिस इज ट्रू। ओके, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द टू बॉडी। दिस इज फॉल्स। जी की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती। ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दिस इज ट्रू। ठीक है बेटा, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। ठीक है, और होप आपको काफ़ी इन्जॉय आया है और काफ़ी अच्छा आपको लगा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।